दोस्तों आज फिर से शेरबाज और शाही लॉकेट। ये एक और चित्र है दोस्तों। शेरबाज को डाक में आए एक पत्र को बड़ी तमन्ना से पढ़ते देख देख दिलावर उत्सुकता से पूछ बैठा, इस पत्र में कोई खास बात है शेरबाज? हाँ, हमें फौरन रायगढ़ पहुंचना है। रायगढ़? हाँ, लेकिन क्यों? किसने भेजा है यह पत्र? क्या है इसमें? वो सख्त बीमार है और किसी खास मामले में मुझसे बात करना चाहता है। न न न न इस पत्र न कर्नल शमशेर सिंह ने भेजा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कर्नल साहब तुम्हारे पुराने परिचितों में से हैं, लेकिन न न न इससे ज़्यादा कुछ न पूछोगे तो मैं बता नहीं सकूंगा। अतः समय बर्बाद करने की बजाय हमें फौरन सफर की तैयारी करनी चाहिए। ओके। तैयारी के बाद करीब 4 बजे। शेरबाज, मेरे ख्याल से कम तार द्वारा कर्नल साहब को अपने पहुंचने की जानकारी दे देनी चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा। क्या मतलब? मैं नहीं समझता। मतलब यह है कि उसके पास तार में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाएंगे। शेरबाज ने दिलावर को बताया, जानते हो यह पत्र आज मुझे मिला है जो कर्नल साहब ने मुझे दस दिन पहले पोस्ट किया था। ओह, फिर तो कर्नल साहब हमारे पहुंचने की उम्मीद भी नहीं रही होगी। क्या पता अब उनके मिलने भी पाएंगे या नहीं। और इतना कहकर शेरबाज चुप्पी साध ली। फिर जैसे ही टैक्सी स्टेशन पर पहुंची, दिलबार ने टैक्सी का बिल अदा किया, सूटकेस उठाकर शेरबाज के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद फर्स्ट क्लास की 2 टिकटें लेकर दोनों प्लेटफार्म के खड़े ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ट्रेन लेट नहीं है, बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है। हमारी खुशकिस्मती है दिलावर, हमें गाड़ी सही तरह सही वक्त पर यहाँ पहुंच गई। और फिर वे दोनों ट्रेन में पहुंचते ही दोनों फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट सीट में सवार हो गए। कुछ देर बाद टीटी आया। शेरबाज ने 2 स्लीपर रिजर्वेशन करवा ली। लीजिए, आप लोग आराम से रायगढ़ सफर कीजिए। जैसे टीटी के जाने बाद दिलावर ने पूछा, यह ट्रेन कितने बजे रायगढ़ पहुंचेगी? अगर लेट ना हुई तो सुबह 6 बजे। ओह, इतना कहकर टीटी कैबिन से बाहर निकल गया। सुबह जब ट्रेन रायगढ़ पहुंची, मुझे चीफ के यहाँ पहुंचने में दिक्कत इत्तिला दे देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद चीफ शेरबाज अपने साथी के साथ यहाँ पहुंच गया। ओह, फिर तो हमें जल्दी ही अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? शकाल, तुम बराबर उन पर नजर रखो और पता लगाओ कि लॉकेट के बारे में क्या जानते हैं। इतना वह व्यक्ति का ने संबंध विच्छेद कर दिया, अरबूज से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वह टैक्सी से उनका पीछा कर रहा था। शेरबाज और दिलावर सवार थे। जब उसकी टैक्सी कर्नल शमशेर की कोठी के मुख्य द्वार पर पहुंची, कर रुकी। दिलावर चौंक कर शेरबाज से बोला, क्या द्वार पर ताला क्यों लगा है? यहाँ तो एक सिपाही खड़ा है, मुझे लगता है वह यह पहुंचने में देर कर दी यहाँ पहुंचने में देर कर दी। इतना कहकर शेरबाज कुछ सोच टैक्सी से उतरा और तैनात सिपाही के निकट पहुंचकर बोला, मेरा नाम शेरबाज है। शेरबाज का नाम सुनते ही सलाम साहब, मेरे हुक्म दिया गया है कि अगर आप यहाँ पहुंचे तो फौरन दरोगा साहब से मिलने के लिए कहूँ। लेकिन मैं कर्नल साहब से मिलना चाहता हूँ। शायद आपको मालूम नहीं, 2 दिन पहले किसी ने कर्नल की हत्या कर दी। मेरा संदेह ठीक निकला। कर्नल साहब ने अपनी मौत का आकांक्षा गलत नहीं थी, लेकिन जो बताया मुझे जो बताना चाहते थे, क्या कुछ ध्यान आते ही शेरबाज ने सिपाही से पूछा, तुम्हारे दरोगा साहब मेरे आने का कैसे पता? यह तो दरोगा साहब भी बेहतर बता सकते हैं साहब। मुझे जो संदेश मिला आपको पता बता दिया। उकारी भरता हुआ शेरबाज वापस टैक्सी में बैठा और ड्राइवर, थाने चलो। जी साहब। और अगले ही पल टैक्सी के निकटवर्ती थाने की ओर दौड़ पड़ी। जल्दी पीछा करो। आदेश मिलते ही कार चालक पुनः टैक्सी के पीछा करना शुरू कर दिया और लगभग 15 मिनट बाद, हमें यहाँ कुछ वक्त लग जाएगा। ठीक है, मैं टैक्सी को विदा करता हूँ। इतना कहकर दिलावर टैक्सी का बिल अदा कर दिया, सूटकेस उठाकर शेरबाज के साथ थाने में चल पड़ा। कुछ देर बाद थाने में सन्याल सनाल के कक्ष में मुझे शेरबाज कहते हैं, वेरी ग्रेट यू मीट यू। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप आज जरूर आएंगे, लेकिन आपके साथ ये। शेरबाज ने दिलावर का परिचय कराए जाने के बाद, आइए बैठिए बैठिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। शेरबाज और दिलावर सन्याल
बिना भूमिका के बोला। कर्नल साहब ने पर्सनल फाइल ने मुझे यह पत्र प्रतिलिपि मिली है जो उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही आपको लिखा था। ओ, अब समझा मैं आया कि मेरे आने की उम्मीद क्यों थी। और कर्नल की लाश का मुआयना करते हुए मुझे शक हुआ था कि उसमें जरूर कोई भेद उगलने के लिए ही हत्यारे ने उसकी यातनाएं दी और परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई। अब यह सवाल उठता है कि हत्यारे उनके कौन सा भेद उगलवाना चाहते थे। अगर हत्यारे का मकसद का पता चल जाए तो हत्या का पता लगाने में काफी मदद मिलेगी। कर्नल साहब शायद यह भेद मुझे बताना चाहते थे, लेकिन उनका खत मुझे देर से मिला। फिर भी मैं आपको कुछ अंदाजा होगा कि वह किस विषय में आपसे बात करना चाहते थे नहीं। तभी दिलावर बोल उठा, लेकिन अब हम यह जरूर पता लगाना चाहेंगे कर्नल साहब की हत्या क्यों की और किसने की। गुड, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपके कारनामे पढ़े हैं और सुने हैं। मुझे उम्मीद है कि हत्यारा जल्दी ही पकड़ में जाएगा। अगर आप कोई ऐतराज न हो तो एक बार कर्नल साहब की कोठी का निरीक्षण करना चाहता हूँ। तभी शेरपाज बोला, हो सकता है हत्यारे ने कोई सुराग मिल जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जब चाहें मेरे आपको वहां ले चलाऊंगा। तो फिर चलिए, हमें हमें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। इंस्पेक्टर सैनल तुरंत ही खड़ा हो गया। औषध दी, लेकिन वे इस बात से पूर्णतः बेखबर थे कि उनका पीछा हो रहा है। कर्नल शमशेर सिंह की कोठी में पहुंचकर शेरबाज दिलावर बड़े ध्यान से एक एक चीज का निरीक्षण करने लगे। तभी ड्रार से भीतर से रखा हुआ एक छोटी साइज का फोटो एल्बम निकाल कर हाथ में लग गई। दिलावर शेरबाज को ध्यानपूर्वक एल्बम की ओर आकर्षित होते हुए बोला, शेरबाज, यह कर्नल साहब की निजी फोटो एल्बम है। इसमें संग्रहित फोटोग्राफ देख लो। और शेरबाज ने तुरंत दिलावर के निकट पहुंचा और फिर दोनों बड़ी बारीकी से एल्बम की को मौजूद फोटो को निरीक्षण करने लगे। कर्नल शिकारी का बहुत शौक था। हाँ हाँ, एक जहाँ तक मैं जानता हूँ कि छुट्टियों में अक्सर वह शिकार पर जाया करते थे। उन्हें दूर अंदाज के जंगलों में शिकार के स्मरणों के कई दिन पुस्तकें भी लिखी हैं। हाँ, मैं भी उनकी एक दो किताबें पढ़ी हैं। और एल्बम के पन्ने पलटते हुए अचानक शेरवाज की नजर एक फोटोग्राफ पर पड़ी। वो कर्नल साहब के साथ ये आदमी कौन है। तभी, क्या बात है शेरबाज, तुम इस फोटो को ऐसी क्या बात है, तुम इस सोच में पड़ गए। गौर से देखो दिलावर, यह फोटो हिंदुस्तान की है, किसी पहाड़ी की है। पहाड़ी इलाके में खींची गया है। इस फोटो में एक विशेष बात यह है कि इस एल्बम में एकमात्र फोटो है जिससे दूसरा आदमी कर्नल साहब के साथ नजर आ रहा है। ओह। दिलावर चौंकते हुए कहने के लिए मुंह खोला, तभी जोरदार आवाज उठने धड़ाम। यह आवाज किसी भारी चीज की गिरने की मालूम होती है, शायद ऊपर कोई है। लेकिन मुख्य द्वार तो अंदर से बंद है कर रखा है, यहाँ अंदर कैसे आ सकता है। शेरबाज तुरंत ही बाहर निकला और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जल्दी, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वह आवाज अलमारी के गिरने के कारण उत्पन्न हुई है। और अचानक शेरबाज, इतनी भारी अलमारी अपने आप कैसे गिर गई। और फिर शेरबाज की हालत में जैसे शेरबाज ने अलमारी के निकट पहुंचा। अरे, अलमारी के नीचे कोई दबा पड़ा है। और अगले ही पल, क्या बात है शेरबाज। शेरबाज ने कोई उत्तर नहीं दिया, अलमारी उठाने में व्यस्त हो गया। और अलमारी हटते ही, कौन है यह और यहाँ कैसे आ पहुंचा, क्या कर रहा था यहाँ। शायद चोरी करने आया है, लेकिन अलमारी इसके ऊपर गिर गई। शायद, लेकिन इतनी भारी अलमारी इसके ऊपर अपने आप कैसे गिरी। जरूर कोई दूसरा आदमी यहाँ मौजूद होगा। दूसरा आदमी, हाँ दिला, और तुम बाहर देखो।
देखो, हो सकता है उस आदमी को कोठी में मौजूद हो। दिलावर मशीनी अंदाज से कमरे से बाहर गया। दिलावर के जाते ही इंस्पेक्टर सैन्याल बौखला कर स्वर में बोला, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा इंस्पेक्टर, जरा इस आदमी को गले में घाव देखिए। इसके घाव निश्चित ही अलमारी के ऊपर गिरने से नहीं नहीं आ सकता। ओह, यह चाकू के घाव मालूम हो पड़ता है। यू आर राइट इंस्पेक्टर। शेरबाज अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि घायल आदमी होश में आता है। ले लोकेट। हाँ हाँ, बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? लो। ओह, हाँ हाँ, बोलो। लेकिन कुछ और कहने से पहले घायल व्यक्ति की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, मर गया। ओह नो। तत्पाल तत्पाल तत्पश्चात इंस्पेक्टर थाने में फोन किया। एम्बुलेंस, फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपेक्ट को घटनास्थल पहुंचने का निर्देश देने के बाद शेरबाज से पूछा, क्या आपका ख्याल है यह दूसरा आदमी कौन हो सकता है जिसने इस आदमी की हत्या की होगी? उधर पीछा करने वाली कार एक सुनसान सड़क पर तूफानी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और लगभग 1 घंटे बाद वह काली कार एक विशाल कोठी के दाखिल हो रही थी। कार गैरेज में रुकते ही सकाल ने दिलावर को बेहाल शरीर को कार से निकाला और अपने कंधे पर लादा और पास दीवार पर लगे बटन में से एक बटन दबाया। अगले ही पल दीवार का एक खुफिया रास्ता बन गया। सकाल गुप्त रास्ते से होता हुआ वो एक विशाल हालनुमा में पहुंचा। सकाल, तुम किसे उठा लाए? चीफ, यह शेरबाज का साथी है। इतना कहकर सकाल दिलावर को बेहोश शरीर को फर्श पर पटक दिया। ओह, लेकिन हमने तो तुम्हें इन लोगों पर केवल नजर रखने का आदेश दिया था। फिर तुम इसे उठा क्यों लाए? अगर मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो शाही की लॉकेट हासिल करना हमारे लिए और मुश्किल हो जाता चीफ। क्या मत बोल चीफ। जब मैं शमशेर की कोठी से बाहर लौटने में प्रतीक्षा कर रहा था तो अचानक मैंने एक आदमी को संदिग्ध अवस्था में कोठी से पिछवाड़े में जाते देखा। फिर सोचकर उसका पीछा करने लगा और कुछ देर बाद अज्ञात आदमी कोठी की चारदीवारी के पिछले द्वार खोलते देख मैं चौंका। कौन है यह? चोरी से कोठी में जा रहा है, मुझे कुछ पता लगाना चाहिए। फिर उस आदमी का पीछा करते हुए कोठी के अंदर पहुंचा। ओह, तो यह दाखिल होने का एक यह भी रास्ता है। लेकिन वह आदमी इस रास्ते के बारे में कैसे जानता है? और मैं सोच कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं सीढ़ियों पर चढ़कर कमरे में पहुंचा जिससे आदमी बड़ी बेताबी से कुछ ढूंढने में मशगूल हो गया। कहीं यह लॉकेट को तो नहीं ढूंढ रहा जिसकी हमें तलाश है? और विचार मन में आते ही मैं चाकू निकाल कर दबे कदमों से चलता हुआ आदमी करीब पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि उसने अपने कब्जे में लेता, उसने खतरे का अभ्यास हो गया। बिजली की तेजी से मुझ पर झपटा। परिणाम स्वरूप मैं छिटक कर फर्श पर जा गिरा। उसने अवसर देख समीप पड़ी अलमारी को मुझ पर लुढ़का दी। लेकिन अलमारी के गिरने से पहले मैं कलाबाजी खाता उस आदमी के सिर पर पहुंचा और फिर कचाक। मुझे मालूम था कि शेरबाज और दिलावर एक साथ पुलिस अफसर मौजूद है। अलमारी के गिरने की आवाज़ सुनेंगे तो उन्हें भ्रम में रखने के लिए मैं अलमारी को उस आदमी के ऊपर कर दी। अब ये लोग यही समझेंगे अलमारी उल्टने के कारण यह आदमी मरा है। उपस्थित किसी को संदेह नहीं होगा। यह सोचता हुआ मैं कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी ओर और दूसरे कमरे में जा छिपा। हो ना हो लोकेट इसी कमरे में मौजूद है। पुलिस के यहाँ जाते ही अपनी तलाश शुरू कर दूंगा। और शेरबाज यह सोच मन ही मन खुश हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद, ओह, शायद यह मुझे ढूंढ रहे हैं है। इससे पहले इसकी नज़र मुझ पर पड़ जाए, इसे काबू में करना चाहिए। और मौका पाते ही तड़ाक। और इस तरह मैं उसे बेहोशी की हालत में उठाकर अपने पिछले रास्ते से बिना किसी परेशानी से कार में पहुंच गया और यहाँ आया। तुमने अपनी इस बेवकूफ़ी का अंजाम जानते हो?
जब हमारे लिए अधिक खतरा बढ़ जाएगा, पुलिस की कोठी पर सख्त पहरा लगा देगी और हमारे लिए लॉकेट हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो मैं इसे यहाँ लाया हूँ। क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? इस व्यक्ति की जान के बदले शेरबाज वह लॉकेट हमें पहुंचाने के लिए मजबूर हो सकता है चीफ। गुड शकल, तुम शेरबाज से संबंधित स्थापित करो, वह लॉकेट जल्द से जल्द चाहिए। ओके चीफ, इतना कहकर शकल बाहर चला गया। शकल के जाने के बाद जब तक लॉकेट हमें नहीं मिल जाता, इस आदमी को कैद और कड़ी निगरानी में रखो, यह सब हुक्म। और दोनों बॉडीगार्ड बेहोश दिलावर को उठाकर हाल से बाहर ले गई। उनके जाते ही चीफ गहरी सोच में डूब गया। हो ना हो शकल के हाथों मारा जाने वाला महामंत्री तेजा का आदमी था। अपने आदमी की मौत की खबर सुनकर वह सतर्क हो जाएगा, अतः अपने आका को खतरे की से आगाह कर देना चाहिए। वो थोड़ी देर बाद बोना चीफ अपने आका को ट्रांसमीटर से पूरी रिपोर्ट देने के बाद बता रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आका बहुत जल्द हम लॉकेट हासिल कर लेंगे। उम्मीद है उससे काम नहीं चलेगा, परंतु वह लॉकेट हर हालत में हासिल करना है। तुम्हारी असफलता का मतलब तुम हमारी बर्बादी है, जो कभी गवारा नहीं होगी। ग्रेट नॉल। यस मेरे आका। उधर जम्बूद्वीप के सेनापति जयकाल मंत्री तेजा को बता रहा था, बहुत बुरी खबर है महामंत्री। वाट? हमारे आदमी हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही किसी ने शमशेर सिंह की हत्या कर दी। ओह, यह और वह लॉकेट? हमा ने खबर दी है कि यामा लॉकेट हासिल करने की कोशिश में मारा गया। हे भगवान, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? अब क्या होगा? ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत आदमी को लॉकेट की अहमियत का पता लग चुका है और वह लॉकेट हथियाना के चक्कर में है। यह तो और बुरा हुआ सेनापति, अगर लॉकेट गलत आदमी के हाथ लग गया तो हमारे देश में लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। आप जानते हैं कि सेनापति परंपरा के अनुसार वही इस देश का उत्तराधिकारी बनेगा जिसके पास शाही लॉकेट होगा। यह जानते हुए भी आपने लॉकेट किसी विदेशी के पास रखने की भूल की श्रीमान। शमशेर सिंह हमारा दोस्त था, हम जानते थे कि वह मर जाएगा लेकिन हमारी अमानत में खयानत नहीं करेगा। इसलिए लॉकेट युवराज की देखभाल की जिम्मेवारी उसे सौंपकर हम निश्चिंत हो गए थे। लेकिन अब देश का भविष्य एवं युवराज की जिंदगी दोनों के लिए खतरा पैदा हो गया है। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। हम हिंदुस्तान की सरकार से करेंगे। हमारा मित्र देश है, हमें विश्वास है भारत सरकार लॉकेट और युवराज को सुरक्षित यहाँ पहुंचाने की हमारी पूरी मदद करेगी। और महामंत्री तेजा कुछ भी कहना चाहते थे, तभी इसे विचार मस्तिष्क में करूंदा हुआ शाही लॉकेट युवराज कर्नल शमशेर शमशेर सिंह के संरक्षण में है। यह बात सिर्फ हम या हमारे वफादार साथी ही जानते थे, लेकिन किसी दूसरे को इस बात का पता कैसे चल गया? कहीं हमारी गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जा रही? हो सकता है कुछ देशद्रोही आज भी जिंदा हैं और तभी जंबो की सतह हथियाने की फिराक में हूँ। यह विचार आते ही महामंत्री तेजा एकाएक परेशान हो उठे। महामंत्री के चेहरे पर उभर आए परेशानी के भाव को बाप बाप जयकाल बोला। आप परेशान हैं महामंत्री जी? बहादुर सुरक्षाकर्मी युवराज की हिफाजत से यहाँ ले आएंगे नहीं? परंतु महामंत्री अपने आवास में लौट आए, फिर बोले, जब तक लॉकेट हासिल नहीं होता तब तक युवराज यहाँ बुलाना उचित नहीं होगा। तो फिर जब जो करना है हम करेंगे। फिलहाल आप जाइए, हमारे अगले आदेश की प्रतीक्षा करिए। जी। जयकाल मंत्री वहां से विदा हो गया। जयकाल के जाने के बाद महामंत्री तेजा अपने पुत्र थोमा को बुलाया भेजा। आपने मुझे याद किया पिताजी? हाँ बेटे, आज मन बहुत अशांत है। बहुत दिनों बाद इस महल से कहीं बाहर गए, अतः हम चाहते हैं कि हम बाहर घूमने के लिए चलो, ताकि कुछ देर हमारी खुली हवा में सांस ले सकें। जी पिताजी। क्यों नहीं पिताजी, अभी सारा प्रबंध कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटे, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ तुम चलोगे। जो क्या पिताजी। और थोड़ी देर बाद जब महल से काफी दूर निकल आए तो चालक सीट पर बैठा थोमा कार में खामोशी भंग करते हुए बोला, पिताजी मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि अचानक आपको अकेले घूमने की क्या सूझी? सब समझ जाओगी बेटा, जरा बैक मिरर में देखो। और अगले ही पल थोमा की नजरें वैक्यूम मिरर में टिकी। मुझे एक सफेद कार
के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे शक है सफेद कार काफी देर से हमारा पीछा कर रही है, लेकिन हमारा पीछा कौन करेगा, यही बताने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ बेटे। मुझे शक है कि महल में हमारी बातचीत गुप्त नहीं रहती। यह क्या चक्कर है पिताजी, यह सब क्या चक्कर है? मेरे मेरे विचार मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि एकमात्र तुम ही हो जिस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ पिताजी, आप अपनी जान देने दे दूंगा, आपकी भरोसा नहीं टूटने दूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब चुप चुप आप ड्राइवर करते रहो, मेरी बात ध्यान से सुनो जी। उधर शाम को, लेकिन न जाने क्यों उधर शाम हो गई, लेकिन दिलावर लौट कर नहीं आया। न जाने उसकी कोई खबर मिली। आखिर अचानक दिलावर कहाँ गायब हो गया, कहीं कोई हत्यारे के चुंगल में तो नहीं फंस गया? तभी इंस्पेक्टर सन्याल ने आगमन के अभ्यास होते ही शेरबाज पलटा। इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? सारी आपके साथी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन आप परेशान न हो, मिस्टर दिलावर को ढूंढने में कोई कसर नहीं रखेंगे। फिलहाल आप आप काफी थक गए हो, मैंने सरकारी विश्राम गृह में आपके ठहरने का प्रबंध कर दिया है। आपका सामान पहले ही वहां पहुंचा दिया गया है। सो नाइस ऑफ यू इंस्पेक्टर, सचमुच कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और इंस्पेक्टर सन्याल एक हवलदार को बुलाकर आदेश दिया, तुम इसे साहब को रेस्ट हाउस में पहुंचा दो। जी जनाब। और तत्पश्चात इंस्पेक्टर सन्याल से विदा लेते हुए शेरबाज बोला, मैं चलता हूँ, लेकिन जैसे ही दिलावर की कोई सूचना मुझे मुझे अवश्य सूचित करें। आप निश्चिंत रहें। और शेरबाज हवलदार के साथ वहां से चल पड़ा। सरकारी विभाग में पहुंचकर अ, शेरबाज निडाल चौक का बिस्तर पर गिर पड़ा और दिलावर के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ में ही मिनट गुजरे थे। कर किर 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 शायद इंस्पेक्टर को दिलावर के बारे में कोई सूचना मिल गई। और शेरबाज उछल कर खड़ा हुआ। हेलो, शेरबाज स्पीकिंग। मिस्टर शेरबाज, तुम्हारा साथी दिलावर हमारी कैद में है। कौन हो तुम? यह जानकर तुम क्या करोगे? बस इतना जान लो कि दिलावर की जान हमारी मुट्ठी में है। अगर तुम कर्नल शमशेर सिंह की कोठी में शाही लॉकेट लाकर हमारे हवाले कर दोगे तो दिलावर को जिंदा तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। और एयरपीस पर उभरे शब्दों को सुनकर शेरबाज का मस्तिष्क तीव्र गति से सोचने लगा। लॉकेट, मृतक व्यक्ति को भी लॉकेट के बारे में कुछ कहना चाहता था। आखिर उस शाही लॉकेट में क्या रहस्य है जो हत्यारे उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? एक भयानक रात। एक भयानक रात।